नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर में। तो जुड़ चुके हैं आप राजा सर के साथ। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका बातचीत, जिसको लिखने वाला है बालकृष्ण भट्ट जी। और यह बातचीत जो है एक ललित निबंध है। तो चलिए यहाँ से आप अगर हमसे पढ़ते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए, अगर आप मधेपुरा से हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर होगा 7549924355। आप इस पर व्हाट्सअप करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये बातचीत शीर्षक जो है इसके निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। तो एक का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि ये बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ये बातचीत क्या है आपको बताए हैं, ये है एक ललित निबंध। क्या है? ये एक ललित निबंध है। अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर आपका कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं इनका निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था इलाहाबाद, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, और वहीं माता का नाम पूछे तो पार्वती देवी। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पूछे तो पार्वती देवी, और पिता का नाम पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी कौन से काम करते थे। तो वह एक व्यापारी थे। तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। बालकृष्ण भट्ट पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के थे? भारतेंदु युग के। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं। तो काल अगर कहेगा तो आधुनिक काल, और युग अगर कहेगा तो भारतेंदु युग। आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे इसे। तो बालकृष्ण भट्ट अगर कहेगा किस काल के थे तो आधुनिक काल के, और अगर कहेगा किस युग के थे तो भारतेंदु युग के। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये पत्रिका कौन सा था इसका? हिंदी प्रदीप। कौन सा पत्रिका था? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका या वार्षिक पत्रिका। तो ये कौन सा था आपका? मासिक पत्रिका, यानी महीना में एक बार आता था। जो कब प्रकाशित हुआ, यानी कब से निकालना प्रारंभ हुआ था? 1877 ईस्वी से। कब से? 1877 ईस्वी से। आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना आपका इसमें से आपका ऑप्शन है रेल का विकट खेल, कछुआद्रम, प्राच्य विद्या और रेणुका। तो रेल का विकट खेल जो है ये आपका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है जैसा काम वैसा परिणाम, यह एक प्रहसन है और यह कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखने वाला है आपका बालकृष्ण भट्ट जी। जैसा काम वैसा परिणाम कौन लिखा है? ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर नामक रचना भी आपका बालकृष्ण भट्ट लिखा। जैसा काम वैसा परिणाम वो भी आपका किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए अगला प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? अब देखिए यहाँ आपको ध्यान कहाँ पे देनी है कि आप तो पढ़ रहे हैं हिंदी, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील माना है किसको? बालकृष्ण भट्ट जी को। और यह एडिशन और स्टील के श्रेणी में कौन रखा था? तो उस व्यक्ति का नाम है रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल। तो आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के नाम से मतलब श्रेणी में रखा है? तो वो कौन हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे? तो 1000 के आसपास निबंध लिखे, लेकिन उसमें से कहेगा महत्वपूर्ण कितना है? तो महत्वपूर्ण है आपका लगभग 100। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो अगर आप पढ़े होंगे हमारे क्लासों को तो आप आसानी से ये सब क्वेश्चन में कोई जान है नहीं। तो अगर हम कहें कि रस का समुद्र किनकी बातचीत में, तो अगर दो सहेली बातचीत करती है तो उसके बातचीत में ऐसा लगता है कि रस का समुद्र उमड़ रहा हो। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर होगा हमारा 19। चलिए बिना आप रुके हुए आप लास्ट तक क्लास को अवश्य देखेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। अब देखिए 100 अजान एक सुजान, ये एक उपन्यास है और ये उपन्यास को लिखने वाला उपन्यासकार आपका बालकृष्ण भट्ट जी है। तो आपको पूछेगा 100 अजान एक सुजान क्या है? तो ये क्या है? उपन्यास है और इनको लिखने वाला कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है? प्रकरण जिसको आप इंग्लिश में टॉपिक कहते हैं। तो देखिए बूढ़ा लोग जब भी आपका बातचीत करेगा तो वो आजकल के नौजवानों का हमेशा और हमेशा बुराई ही करेगा, ये बूढ़े लोगों में देखा जाता है। तो 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो बूढ़ों की बातचीत में नौजवानों की हमेशा निंदा दिखती है। तो राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई? तो लालसा जगाने वाली थी उनकी माँ, और माँ का नाम आपको बताएं क्या नाम था? पार्वती देवी। पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। आप लोग साथ साथ याद करते जाएंगे। चलिए और एक बार अगर पढ़ लिए तो आपका क्वेश्चन बैंक हो या कहीं का भी प्रश्न हो, आपका सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है? तो अभी आप जस्ट ऊपर में पढ़े थे कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील कहा है बालकृष्ण भट्ट जी को, और कहने वाला व्यक्ति कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऑप्शन ए है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, बिल्कुल एडिशन कहा, और अंग्रेजी साहित्य के स्टील भी कहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है? तो जब आप पढ़ेंगे चैप्टर को तो आप जरूर उसमें पढ़े होंगे कि वाक शक्ति के बिना हमारी सृष्टि पूरी गूंगी प्रतीत होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वाक शक्ति के बिना हमारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वाक शक्ति क्या है? तो वाक शक्ति क्या है? ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। अगर सोचिए कि हमारे अंदर अगर वाक शक्ति नहीं होता तो हम लोग जो ये सुख दुख का अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, कोई भी अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? भाषण। यानी भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपको जो सुन रहा है व्यक्ति, उसके मन में जोश और उत्साह जब तक पैदा नहीं कर दिए तब तक वह स्पीच का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति होता है मोटिवेटर, वो मोटिवेट करता है, और मोटिवेट करने का मकसद होता है कि जैसे आप छात्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे
मोटिवेशन का ज़रूरत होता है, और जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलता है वह अपने आप को थोड़ा सा हीनता प्रकट करता है। और जैसे ही मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, मोटिवेशन मिलने से जो काम आपसे नहीं भी होने वाला है वो भी आप करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्पीच का उद्देश्य यानी भाषण का उद्देश्य क्या होता है? मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला था? तो उस व्यक्ति का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। क्या नाम था? रॉबिन्सन क्रूसो। इस व्यक्ति को 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं दिया गया था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है? तो जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण या दोष यानी अच्छाई या बुराई का पता नहीं चलेगा। तो मनुष्य के गुण या दोष का पता कब चलता है? जब मनुष्य बोलता है। तो 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कहने वाला था आपका बेन जॉनसन जी। यानी बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का अर्थ होता है उसका गुण और दोष तब प्रकट होगा जब कोई भी व्यक्ति बोलेगा। जब तक वह हमारे सामने बोलता नहीं है तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कौन कहा था? बेन जॉनसन। आपको सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछ सकता है, एडिसन और आपका ये कौन है? बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत क्या है, या एडिसन और ये जो है आपका बेन जॉनसन, इसका मत क्या है? तो इसका मत क्या है? तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जबकि आपका एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो असल बातचीत केवल और केवल कितना लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच ही हो सकता है। अब देखिए, जैसे आप 2 व्यक्ति कोई बातचीत कर रहे हो और कोई तीसरा एंट्री ले लिया बीच में, तो आप उस बात को या तो बंद कर देंगे या बात को आप चेंज कर देंगे, यानी आप बदल देंगे। तो असल बातचीत सिर्फ कितना व्यक्ति के बीच हो सकता है? 2 व्यक्तियों के बीच। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पुनः ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है? तो रस का समुद्र किनके बातों में? 2 सहेलियों के बातों में हमेशा उमड़ते रहता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछते हैं आपको, बताइए तो, जैसे बेटे और बहू का अगर कहेगा कि बुराई या बात हमेशा कौन छेड़ता है, तो वह कौन होगा? तो बुढ़िया लोग जब आप देखेंगे तो बेटे और बहू का हमेशा निंदा करते रहेगा। अब देखिए, तो कह रहा बात करने का हुनर किन लोगों में ज़्यादा है? तो आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो बात करने का हुनर यानी बात करने का कला, जिसको आपके बुक में लिखा गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब क्या होता है? बातचीत का कला या बात करने का हुनर सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो यूरोप के लोगों में। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है? तो आपका जीवा हमेशा कतरनी के जैसा काम करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो मंगल पाठ होता है उसको कहा जाता है नंदी पाठ। क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। पुनः सुनेंगे, नाटक के शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं। तो 33 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, आपका ये प्रश्न जो है पूरी तरह खत्म हो चुका है। चलिए आपसे एक प्रश्न रहेगा, आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाला गया था जिसका नाम हम आपको बताए हिंदी प्रदीप है। ये हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चला था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देंगे। धन्यवाद। अगर आपका प्यार बना रहा तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।